हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हाजिर है आपके सामने। देखो बच्चों, अपन ने फर्स्ट यूनिट कर लिया था कंप्लीट एकदम, ठीक है। उसके जो क्वेश्चन वगैरह है पीछे एनसीईआरटी के, उन क्वेश्चनों को भी मैंने नोट्स के अंदर करवा रखा है। प्रत्येक जो भी अपन ने टॉपिक लिया उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैंने उस टॉपिक के अंदर ही करवा दिया है। तो आप अच्छे से प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है बेटा, एक चीज़ थोड़ी सी आपके से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कंप्लीटली 4 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप रेगुलर जुड़े रहना है, शाम को सही फिक्स 7 बजे क्लास रहेगी। हाँ, यदि कुछ पर्सनल रीजन हो या कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज वगैरह हो तो उसमें आपके हॉलीडे रहेगा। तो शुरू करते हैं बेटा अपन। आज दूसरा यूनिट है अपन के अम्ल सार एवं लवण, यूनिट 2 अम्ल क्षार व लवण। पूरा एनसीईआरटी कोर्स मिलेगा बेटा हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है। और जो भी आपके गुण मिलने वाले हैं, जो अपन के महंगी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप शेयर कीजिए। यदि आपकी वजह से किसी बच्चे का भला हो रहा है तो शायद आपको भी दुआ मिलेगी। साल्ट्स, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट्स। अब देखो, शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अपन इसके बारे में पहले बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी लेने के बाद में अपन इस टॉपिक को चालू करेंगे, ताकि क्या कि आपके यदि बेसिक क्लियर है तो आप उस यूनिट को आराम से आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बेटा अम्ल के बारे में। अम्ल क्या चीज होती है, यानी एसिड। देखो बेटा, बात जब अम्ल की आ जाए तो अम्ल हमेशा स्वाद में किस प्रकार के होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे? जैसे अपन की कोई इमली वगैरह है, ठीक है, इमली में क्या पाया जाता है बेटा? अम्ल पाया जाता है, यानी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नींबू है, नींबू में किस प्रकार का अपन के अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक पाया जाता है, ठीक है। और नींबू किस प्रकार का होता है? खट्टा होता है। इन चीजों को यदि अपन देखें तो इसका मतलब सीधी सिंपल सी बात है बेटा, जो अपन के अम्ल है वो सारे के सारे क्या रहते हैं? अपन के स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट क्या बनेगा अपन के, कि जो अम्ल है वो क्या होंगे? अपन के स्वाद में खट्टे होंगे। ये स्वाद में खट्टे, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है बेटा कि ये जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या चीज है वो अभी बताऊंगा आपको। नीले लिटमस को लाल, ठीक है, कर देते हैं। और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं बेटा मैं। देखो, अम्ल में पहला अक्षर कौन सा है? ए। इसमें कौन सा है? ने। और लाल में कौन सा है? ले, यानी कि अनिल। इससे आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। अम्ल नीले को लाल कर देता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार इसको याद रखना है कि अम्ल क्या करता है बेटा? लिटमस को, नीले लिटमस को किस प्रकार कर देता है? अपन के लाल कर देता है। तीसरी चीज है, ये जो अम्ल होते हैं ना बेटा, वो अपन के जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। वो अभी अपन जैसे आगे इसकी अभिक्रिया वगैरह, इसके जो रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उस रासायनिक गुण में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा मैं कि ये अपन के जो अम्ल है वो जल में घुलकर किस प्रकार के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अपन को इतनी चीज को ध्यान रखना है कि ये जल में घुलकर H+ आयन, ठीक है, जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं बेटा, आयन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है अपन के, ये अपन के धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं अपन के? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना आपको, हाइड्रोजन यानी H2 गैस उत्पन्न करते हैं बेटा, ठीक है। और आपके जो 10th का जो एनसीईआरटी कोर्स है उससे रिलेटेड जो भी अपन के मुख्य मुख्य अम्ल है, ठीक है,
बस ज्यादा कुछ याद लंबा चौड़ा याद नहीं रखना अपन को, जो मैं चीज बता रहा हूँ वही करना है। ठीक है, देखो बेटा, जहां तक मेरी टीचिंग का जो लेवल के हिसाब से यदि बात करें, ठीक है, तो पिछले जो अपन के सीजन के अंदर जो बच्चे थे लगभग 50 के अराउंड मेरे पास ऑफलाइन बच्चे थे। तो उन ऑफलाइन बच्चों में लगभग 18 बच्चे हैं, जो 18 बच्चे वो 90+ है। ठीक है, और लगभग 40 बच्चे हैं जो अपन के 80+ है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी प्रत्येक चीज को अच्छे से पढ़ना है बेटा, पूरा सिलेबस A to Z अपन कवर करेंगे। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को साथ में शेयर करना, ताकि क्या होता है बेटा कि देखो, हो सकता है आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, कई गवर्नमेंट स्कूल में जिनमें टीचर का अभाव है, ठीक है, कई टीचर ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन हालांकि वो तो टीचर कोई भी हो आपको अच्छा ही पढ़ेगा, उसकी तरफ से वो 100% नहीं देने वाला है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कई बार लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी हो जाता है। ठीक है ना, तो आप जो भी आपके आसपास के जो बच्चे हैं जो 10th क्लास के अंदर है, उनको शेयर करना बेटा, ताकि क्या है कि वो भी अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर सके। ठीक है, और दूसरी चीज है बेटा, जो अपन के गवर्नमेंट हॉलीडेज है उनको छोड़ के पर डे आपके क्लास रहेगी। ठीक है, 4 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। पहले केमिस्ट्री होगा, फिर फिजिक्स होगा, फिर बायो का पार्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक चीज को बेटा प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है। ठीक है, और फिक्स 7 बजे ही क्लास आएगी। यदि 7 बजे क्लास नहीं आती, इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है, और कुछ ना कुछ हॉलीडे का रीजन है, या फिर शेड्यूल बिजी होने की वजह से वो क्लास नहीं आ पा रही। ठीक है, लेकिन 101% गारंटी आपको 4 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो आप बेटा प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, और यदि किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन या रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप बेटा उस क्वेश्चन को जो आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसको आप कमेंट कर सकते हो। जैसे अपन की नेक्स्ट क्लास आएगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उस चीज का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि आप उसको अच्छे से पढ़ो। तो देखो बेटा, पहली चीज क्या है, अम्ल है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को किस प्रकार कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जल में घुलकर किस प्रकार आयन देता है, H+ आयन देते हैं। और धातु से क्रिया करके क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ जो इंपॉर्टेंट अपन के अम्ल है, ठीक है, वो कौन कौन से है वो आपको बता दूं मैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखो, जैसा एक होता है बेटा जैसे HCl। ठीक है, HCl होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, एक तो होता है बेटा HCl जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बेटा HNO3। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। साथ में पेन कॉपी लेके बैठना बेटा, अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, ताकि आप वापस बैठ के रिवीजन कर सको। और यदि ऐसे रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक बार क्लास लेने के बाद में जब उसको 24 आवर्स के अंदर क्या करना बेटा, आपको इसको इस क्लास को 2x पे चला के थोड़ी स्पीड बढ़ा के आप उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ाता हूं, ताकि आप उसको 2x में अच्छे तरीके से कवर कर सको। नेक्स्ट है बेटा, जैसे अपन के एक तो H2SO4। ठीक है, ये अम्लों को बेटा अच्छे से याद कर लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक होता है अपन के CH3COOH। ठीक है, ये होता है बेटा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है। ये 4 तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट है बेटा अपन के, ये तो हो गया एसिड के बारे में नॉर्मल जानकारी। दूसरा है बेटा सार। सार यानी कि बेस। सार क्या चीज होती है, सार बेटा जो स्वाद में है ना, वो होते हैं अपन के कड़वे। तो पहली चीज तो यह है कि अपन के स्वाद में कड़वे। अब किस प्रकार पता चलेगा, आप किस प्रकार चेक कर सकते हो इसको। आपके घर में साबुन वगैरह होती है, साबुन है, अपमार जगह यानी जो अपन के डिटर्जेंट वगैरह आते हैं, ठीक है, उस साबुन का आप टेस्ट करके देखना आप। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कड़वापन महसूस होगा। जब अपन स्नान वगैरह करते हैं तो जो जल वगैरह होता है साबुन का, वो अपन के यदि मुंह में गलती से चला जाए तो अपन को थोड़ा बहुत कड़वापन महसूस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो साबुन के अंदर क्या है बेटा, सार घुला हुआ है, सार उसके अंदर ऐड कर रखा है।
ठीक है। और जब सार ऐड कर रखा और उसका कड़वापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्वाद में क्या होते हैं बेटा, अपन के कड़वे होते हैं। ठीक है। और इसके जस्ट उल्टा होता है बेटा, ये अपन के क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है, ये अपन के जल में घुलकर OH आयन देते हैं। ये तो कौन सा देते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये देते हैं अपन के OH आयन। ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया अपन के जल में घुलकर OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपन के कि ये अपन के धातु से क्रिया करके, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और ये भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो इसका भी अपन लिख सकते हैं, धातु से क्रिया कर, से क्रिया कर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H2 गैस उत्पन्न करते हैं। ये किस प्रकार उत्पन्न करते हैं वो भी अपन आगे की क्लासों के अंदर पढ़ेंगे, इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। H2 गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और प्रत्येक जितने भी आज तक बेटा जो अपन के पेपर हो सके ना एनसीईआरटी बोर्ड के, उन सारे को अपन इसके अंदर सॉल्यूशन भी देंगे ताकि आप उसको एक बार अच्छे से रिकवर कर सको भाई किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का नहीं आता है। ठीक है। और नेक्स्ट इसके बेटा जो अपन के उदाहरण की बात करें तो कुछ 2 4 5 उदाहरण है, उनको आपको देख लेना है। जैसे अपन के NaOH, ठीक है, NaOH क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और जो बच्चा बेटा साथ साथ में नोट्स बनाता है ना, मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट जो एजुकेशन जो अपन की पढ़ाई है आपकी वही है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा है बेटा जैसे अपन के CaOH2, CaOH2। ठीक है। और CaOH2 को बोला जाता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और एक जैसे अपन के MgOH2, MgOH2। ठीक है। और MgOH2 को बोला जाता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है बेटा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैं लिखा रहा हूं ना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। भले आप बुक्स को हाथ ही मत लगना, सिर्फ जो मैंने उस सिलेबस करवाया है उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लेना, मेरी गारंटी 100 में से 100 आपके आएंगे। ठीक है। एक होता है बेटा NH4OH। ठीक है। या मैं इधर लिख देता हूं, एक बार इसको देखो कि क्या हो रहा है इसका। ठीक है। देखो इसको बेटा मैं थोड़ा ये नीचे जा रहा है आपके, इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपके गड़बड़ ना हो। देखो इसको इधर ऊपर लिख रहा हूं मैं बेटा, इस तरफ यहां लिख रहा हूं इस जगह। ठीक है। तो आप देख लेना अच्छी तरीके से इसको। ये था अपन के KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और एक है बेटा NH4OH। ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, ये जो अपन के हाइड्रोजन है ना बेटा, इसकी संयोजकता होती है जैसे अपन के हाइड्रोजन की होती है H+ लिखते हैं इसको अपन, यानी कि ये अपन के एक संयोजी तत्व जोड़ कर एक से अपन के क्या कर सकता है, संयोजन कर सकता है। उसी प्रकार अपन का जो OH है ना बेटा, वो भी इसी प्रकार है, OH नेगेटिव। ठीक है। यानी इसका भी कितना बेटा अपन के -1 है, इसका कितना अपन के +1 है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। देखो मैंने क्या या NaOH लिखा, यानी सोडियम का +1 होता है
और OH का -1, मैग्नीशियम का +2 होता है और OH का कितना होता है बेटा -1, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 1 कम 2, यानी माइनस के 2 हो गए, प्लस के 2 हो गए। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो, कैल्शियम का होता है बेटा +2 और इसका होता है हाइड्रोक्साइड का -1, इसलिए मैंने OH2 लिखा है। ठीक है, इधर अपन के पोटेशियम का +1 होता है और इसका -1। ठीक है, और NH4 इस पूरे का बेटा +1 होता है। ठीक है, और ये OH है, इसका होता है अपन के -1। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कई जगह तो आप मैग्नीशियम के साथ OH2 जोड़ रहे, ये बेटा उसके संयोजी करने वाले तत्वों के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार आपका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन लवण के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल जानकारी। नेक्स्ट देखो बेटा लवण के बारे में, तीसरा है अपन के लवण यानी साल्ट। और लवण तो आप जानते ही हो, जो नमक है वो भी क्या है अपन का लवण है। ठीक है, तो लवण के बारे में बेटा सीधी सिंपल सी बात है, अम्ल और क्षार दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो अपन के लवण का निर्माण होते हैं। ठीक है, तो इसका लिखना बेटा अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज है अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलकर, दोनों आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अपन के लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है बेटा अपन के, जब ये आपस में लवण का निर्माण करेंगे, अम्ल और क्षार यदि दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये बेटा अपन के उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है अपन के उदासीनीकरण क्रिया, या उदासीनीकरण आप अभिक्रिया भी बोल सकते हो या उदासीनीकरण भी बोल सकते हो, उदासीनीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि उदासीनीकरण किसे बोलते हैं, तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है अपन के उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब कुछ जो लवण है उनका आपको ध्यान में रखना है। आपके जो यूनिट है उस यूनिट में जो अपन के लवण है उन सबको मैंने एक जगह कर दिया है, ताकि आप कई बार 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 कंफ्यूज नहीं हो कि भाई कौन सा लवण कहां से आ रहा है। ठीक है, तो एक तो होता है बेटा जैसे Na2ZnO2, इसको बोला जाता है बेटा सोडियम जिंकेट। ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, एक है अपन के जैसे NaCl, इसको तो आप जानते हो नमक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। एक अपन के जैसे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी अपन के लवण है। ठीक है, एक है अपन के जैसे अपन के CaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, दोनों ही बोल सकते हैं बेटा इसको। सोडियम नहीं, सॉरी, कैल्शियम है ना यहाँ पे, कैल्शियम। देखो ये जो H है ना बेटा, इसको आप हाइड्रो भी बोल सकते हो और बाई भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कहीं पे लिखा हुआ होता है बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कहीं पर लिखा होता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बाई भी लिखा हुआ आ सकता है और हाइड्रो भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है ना, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया सर ने तो बताया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ लिखा हुआ गया हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक है जैसे बेटा अपन के Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक जैसे हो गए अपन के NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनकी एक पहचान करने का तरीका बताता हूं बेटा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लवण है, आपको इतना ही ध्यान रखना बेटा, यदि कोई भी यौगिक है, ठीक है, उस यौगिक के पीछे यदि Cl आ रहा है
ठीक है, इसका मतलब वो लवण है। एक यदि CO3 आ रहा है, ठीक है, तो भी क्या बेटा लवण है। देखो CO3 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 CO3, जैसे NaCl है। एक आ गया जैसे अपन के NH4Cl, यानी जिसको आप नौसादर बोलते हो, सोडियम क्लोराइड, नहीं अमोनियम क्लोराइड, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ NH4Cl, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको नौसादर भी बोला जाता है, नौसादर, ठीक है, ये भी अपन के लवण है। कहने का मतलब है यदि पीछे Cl आ रहा है या CO3 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या है बेटा, लवण है, ठीक है। तो इस पहचान का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब एक चीज आई थी बेटा, उसको मैं नोट लगा के लिखा रहा हूं। एक अपन के नाम आया था लिटमस। लिटमस क्या चीज होती है? देखो बेटा, लिटमस अपन का एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। अब प्राकृतिक सूचक का क्या मतलब है कि जैसे कोई भी एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, जिसको लिटमस बोल रखा है, वो कागज का टुकड़ा क्या करता है बेटा, अम्ल और क्षार की पहचान करता है, ठीक है। यदि अम्ल के अंदर डुबोएंगे, ठीक है, और यदि लिटमस का कलर अपन के नीले कलर का है, नीले कलर का यदि वो कागज का टुकड़ा है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, लाल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि अपन के क्षार के अंदर डुबोएंगे, ठीक है, और यदि लाल कलर का है, ठीक है, तो वो किस कलर का हो जाएगा बेटा, नीले कलर का हो जाएगा, ठीक है। और सूचक का मतलब होता है कि पता करने वाला, ठीक है, यानी सूचक जिसको आप बोलते हो इंडिकेटर, ठीक है, यानी दर्शाने वाला कि भाई इसमें क्या चीज है। कोई भी आपको यौगिक दे दिया और उसमें आपको पहचान करनी है कि भाई अपन के ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो सूचक क्या काम करता है बेटा, उसको पहचान करने का काम करता है। जैसे आपके घर के अंदर जो हल्दी वगैरह होती है ना बेटा, वो भी एक सूचक का काम करती है, वो भी पहचान करती है कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, लिटमस में कंफ्यूज नहीं होना है। लिटमस क्या है बेटा, एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। तो इसका मैं लिख देता हूं, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक, सूचक यानी बेटा इंडिकेटर, सूचक होता है, ठीक है। और सूचक का काम क्या होता है बेटा, सूचक का बेटा काम होता है अम्ल क्षार की पहचान करना, अम्ल व क्षार की पहचान, ठीक है। अब कुछ प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं, जो आपके आसपास के वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जैसे एक तो हल्दी हो गई बेटा, ये भी अपन के प्राकृतिक सूचक में आता है, ठीक है। एक अपन का आएगा जैसे लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ये भी अपन के सूचक सूचक का काम करती है, ठीक है। एक होता है बेटा हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया, ठीक है, ये भी अपन के एक प्राकृतिक सूचक है। एक होता है बेटा पेटूनिया, ये पादपों की पत्तियां हैं बेटा, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, ठीक है। और एक होता है बेटा जेरोनियम। ये मैंने 3-4 नाम इसलिए लिखाए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है, ठीक है, पर अलग अलग 3-4 नाम दे दिया आपको, एबीसीडी दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको यदि ये नाम पता होंगे, भाई हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया है, पेटूनिया है, ठीक है, या फिर अपन के जेरोनियम है, यदि इनका नाम पता होगा तो आप उसको आसानी से पता कर सकते हो कि भाई ये है जो अपन के प्राकृतिक सूचक है। एक होता है बेटा संश्लेषित। संश्लेषित सूचक का मतलब होता है जिसको अपन प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, ठीक है, और प्रयोगशाला में यदि उसको अपन तैयार करके फिर यदि उसकी पहचान करवाएं भाई अम्ल है या क्षार है, ठीक है, वो यदि पहचान करने में काम आए तो उसको बोला जाता है बेटा संश्लेषित सूचक। तो मैं दूसरी लाइन लिख देता हूं अपन के कि जो संश्लेषित सूचक है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं, तो आपको बेटा ध्यान रखना दो ही प्रकार के अपन के हाल फिलहाल संश्लेषित सूचक है, ठीक है। एक तो है बेटा अपन के मेथिल, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, जिसको आप मिथाइल ऑरेंज भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा है बेटा अपन के फिनोप्थेलिन। इन दोनों को बेटा विशेष तौर से ध्यान रखना आपको, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, ठीक है, गलत मत लिख देना बेटा, फिनो आधा फे थेलिन है, फिनोप्थेलिन, ठीक है। इसलिए मैं साथ साथ में इंग्लिश का वर्ड भी यूज करता हूं ताकि क्या है कि आप कंफ्यूज नहीं हो।
फिनोप्थेलिन। ठीक है, ये है बेटा अपन के संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का मतलब होता है जिसका अपन कृत्रिम विधि से निर्माण करते हैं, जो अपन के प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है उसको अपन क्या कर रहे हैं, कृत्रिम विधि से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है बेटा लिटमस विलियन। भाई ये अपन के प्राकृतिक सूचक हो गया, ये संश्लेषित सूचक हो गया। एक होता है बेटा लिटमस विलियन। ठीक है, उस विलियन से अपन यदि पता करें कि भाई अम्ल है या सार है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेटा लिटमस विलियन। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूं मैं आपके, लिटमस विलियन। अब लिटमस विलियन क्या है बेटा, ये एक अपन के बैंगनी रंग का रंजक होता है, बैंगनी रंग का रंजक, यानी पदार्थ होता है बैंगनी रंग का। और ये जो अपन के लिटमस विलियन है जो बैंगनी रंग का होता है, वो बेटा अपन के थैलोपाइटा समूह के लिचेन, थैलोपाइटा समूह। अभी फिलहाल अपन के थैलोपाइटा वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बेटा 11th-12th के अंदर जो बायोलॉजी वगैरह का पार्ट है उसके अंदर आएगा ये अपन के थैलोपाइटा। एक पादपों का समूह होता है। ठीक है, थैलोपाइटा समूह के अंदर यानी पौधों के एक समूह है जिसका नाम थैलोपाइटा है, उसमें लिचेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। थैलोपाइटा समूह के लिचेन, LICHEN, लिचेन पौधे से प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, एक चीज है अपन के, ये क्या काम करता है बेटा, एक सूचक की तरह काम करता है, सूचक की तरह उपयोग होता है बेटा। और एक अपन के जब ये अम्ल और क्षारीय नहीं होता ना तो ये बैंगनी रंग का होता है बेटा। ठीक है, जब अम्ल व क्षारीय नहीं होता है तो यह बैंगनी रंग का होता है। यदि कोई भी पदार्थ दे दिया आपको और उसमें आपको पहचान करने के लिए बोल दिया कि अम्ल है या सार है, ठीक है, तो उसकी पहचान करने के लिए जैसे इस विलयन के अपन बूंदे डालेंगे तो बेटा जो बैंगनी रंग है वो अदर कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि ना तो अम्ल है ना क्षारीय है, इसका मतलब वो किस रूप में, अपन के बैंगनी रूप में ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई बेटा अपन के किसके बारे में, सूचकों के बारे में। ठीक है ना, तो देखो 3 प्रकार के सूचक बता दिए मैंने, एक तो अपन के लिटमस यानी प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, और तीसरा अपन के बेटा लिटमस विलियन। ठीक है, एक चीज और है बेटा, चलो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बारे में एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, एक नोट लगा के और चीज देखनी है अपन को। एक होता बेटा गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। ठीक है, यानी कि अपन के कौन सा, एफेक्ट्री, अफेक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, अफेक्टरी इंडिकेटर क्या चीज होता है बेटा, देखो ध्यान से समझना बेटा, वो थोड़ा अटपटा है लेकिन गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है बेटा, ठीक है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने से अपने जो गंध है वो बदल देता है बेटा। ठीक है, या तो गंध गायब हो जाएगी, ठीक है, या फिर गंध वही रहने वाली है, ठीक है, या अपन की गंध चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, गंधीय सूचक। जैसे अपन के प्याज है, ठीक है, यदि प्याज को अपन काट कर, ठीक है, यदि उसको अपन अम्ल के अंदर रख दे, ठीक है, किसी एसिड के अंदर रख दे, तो जो प्याज की जो सुगंध है वैसी की वैसी रहने वाली है। ठीक है, और यदि उसी प्याज को यदि अपन सार के अंदर रख दे, ठीक है, तो उसकी जो बेटा जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो क्या होती है बेटा, उड़ जाती है पूरी पूरी। ठीक है, तो क्या होता है, गंधीय सूचक वो काम करता है अम्ल और क्षार की पहचान करने। ठीक है, यदि आपको एक अम्ल दे दिया, एक क्षार दे दिया, और आपको एक प्याज दे दिया कि इससे पता करना है कि भाई अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। ठीक है, तो उस प्याज को काट के आप एक आधा भाग डाल दिया अम्ल में, आधा भाग डाल दिया क्षार में,
जब उसको बाहर निकाल के उसकी गंध लोगे तो जो अम्ल के अंदर है रहता है बेटा, जो अपन के प्याज है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसकी गंध वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जो सार के अंदर जो अपन आप डालोगे प्याज का जो भाग, वो क्या होगा बेटा, उसकी जो गंध है वो पूरी की पूरी उड़ जाएगी। ठीक है ना। तो आप इस प्रकार उसकी क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। ठीक है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, गंधीय सूचक बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी पहले अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। वे पदार्थ जिनकी, वह पदार्थ जिनकी, वे पदार्थ जिनकी गंध, जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये बेटा पहचान करने का काम करेगी। ठीक है, जैसे अपन के एग्जांपल बताऊं बेटा आपको, जैसे प्याज हो गया, उदाहरण के रूप में ले अपन के, एक तो हो गया बेटा अपन के प्याज। ठीक है, एक होता बेटा लौंग का तेल, लौंग का तेल। ठीक है, यानी ये ऑनियन है, ये अपन के क्या है बेटा, कौन सा तेल है, कॉल्वी ऑयल, इसको बोला जाता है बेटा कॉल्वी, COLVE ऑयल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश में भी देख सकता है। एक होता है बेटा वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस। ठीक है, ये भी अपन के पदार्थ है, जो क्या काम करेगा बेटा, अपन के किसको चेंज करने का काम करेगा, अपन को अम्ल और क्षार की पहचान करने में काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो वेनिला, वेनिला एसेंस, यानी कि EENCE एसेंस। ठीक है, और ये जो अपन के है ना, ये पूरा का पूरा ही जो उदाहरण है, ये तीनों को तीनों यदि अपन के अम्ल के अंदर इनको डालेंगे, ठीक है, तो गंध बेटा वैसे की वैसे रहने वाली है। ठीक है, गंध समान ही रहेगी, वो की वही रहने वाली है, कोई नहीं चेंज होगा बेटा, समान रहेंगी। ठीक है, और यदि इसको सार के अंदर डाल दे अपन, ठीक है, तो जो गंध है वो सारी की सारी उड़ जाती है बेटा, तो गंध उड़ जाती है। ठीक, ये हो गए बेटा अपन के अम्ल और क्षार के बारे में सामान्य जानकारी, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में, या फिर आप इसको भौतिक गुण भी बोल सकते हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, उसमें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लाइक शेयर फॉलो कमेंट जरूर करें, और जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी आपके यार दोस्त है, उसको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।